हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंचल बोरा आज एक बार फिर आपके बीच हाजिर हो रहा हूँ पहली मंजिल के इस यूट्यूब चैनल से। पिछले महीने 13 नवंबर 2022 को पहली मंजिल और पिथौरागढ़ टॉपर्स के द्वारा एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट कराया गया था। आज उसी मॉक टेस्ट को हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके बीच ले आ रहे हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण आप तक पहुँचाया जाएगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। पहले पार्ट में आपके 50 क्वेश्चनों का विश्लेषण आप तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अगर आप बीजी खैर की ओर जा रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हैं। तो 1955 में गठित इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर थे। वैसे भी भारतीय संविधान में राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन किया गया है, जिसमें 344 ए आपसे ये कहता है कि भारत में राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, और उसी के तहत 1955 में राजभाषा आयोग गठित किया गया। जो लोग जीबी पंथ की ओर जा रहे थे तो उनको मैं बता दूं कि 1957 में राजभाषा आयोग की जो सिफारिश उन्होंने की थी, उसको लेकर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इस संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 304 डी यानी 344 डी में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जीबी पंत जो थे वो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के और 10 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। तो आप इसका आंसर जाएंगे बीजी खैर की ओर। चिराई शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है चिर। और उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में आते हैं, यानी पहले आते हैं, प्रत्यय बाद में आते हैं। देन तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची है। अगर आप तीसरे ऑप्शन कमला की ओर जा रहे हैं तो ये इसका सही आंसर है। अगला चौथा क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद होगा। पहले हमको संधि विच्छेद करने से पहले पवित्र में संधि ढूंढनी पड़ेगी। आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा नहीं दिख रही है तो दीर्घ संधि नहीं है। ए और ओ की मात्रा नहीं दिख रही है तो गुण संधि नहीं है। ऐ और औ की मात्रा नहीं दिख रही है तो वृद्धि संधि नहीं है। वो, यो, वो से पहले आगे आधा वर्ण नहीं दिख रहा है तो ये यण संधि भी नहीं है। तो बची स्वर संधि का पांचवा भेद अयादि संधि मुझे इस पर दिख रही है, क्योंकि पवित्र को पढ़ते वक्त अगर ऐ आ रहा है, ऐ आ रहा है, आय आ रहा है, औ आ रहा है और आव आ रहा है तो आपका उसमें अयादि संधि है। पवित्र को पढ़ते वक्त पवित्र पौ औ आ रहा है, क्या आ रहा है, औ आ रहा है, और औ अयादि संधि में तब आता है जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो, ओ हो, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण कोई भी स्वर हो। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा पो धन इत्र। यहाँ ओ आ रहा है और इधर ई आ रहा है तो ये बनेगा पवित्र। तो आपको इसकी ओर जाना पड़ेगा। अगला पांचवा क्वेश्चन है, गुरु गुड़ चेला चीनी मुहावरे का अर्थ है। अगर आप इसमें गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना इस पर जा रहे हैं तो ये आंसर इसका सही है। अगला है अर्ध विवृत स्वर है। सबसे पहले हम लोग विवृत की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। विवृत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है। जैसे आ में जो होता है मुंह पूरा खुल रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर की अगर मैं बात करूं तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह आधा खुल रहा है उनको अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। और इस ऑप्शन के हिसाब से अ, ऐ और औ जो है अर्ध विवृत स्वर है, यानी इसका चौथा आंसर सही है, उपयुक्त सभी ही। अच्छा, श्रृंगार श्रौ संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों के मेल से बना है? अगर आप इसमें दूसरे ऑप्शन की ओर से जा रहे हैं कि तालव्य शौ प्लस रौ, इसके संयुक्त मेल से बना रहता है श्रृंगार वाला श्रौ। श्रौ इससे मिलकर बना होता है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल 4 है, छ, त्र, ज्ञ। छ जो बना होता है आधा सौ मूर्धन्य सौ और रौ से मिलकर बना होता है। अगला आठवां क्वेश्चन है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अलमारी तुर्की भाषा का शब्द है, इसकी ओर आपको जाना पड़ेगा। देन इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, सही तत्सम तद्भव युग्म बताइए, यानी तत्सम से जो तद्भव बन रहा है उसको छांटने की बात चल रही है। तो इसमें आपको अगर जाएंगे तो पहले ऑप्शन की ओर आपको जाना पड़ेगा।
पहले ऑप्शन की ओर आपको जाना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर है आपका वाल्मीकि। इसका सही आंसर है आपका वाल्मीकि। आपको वाल्मीकि ओर जाना पड़ेगा। देन इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, अच्छा, वाल्मीकि की ओर इसलिए कि त्योहार में ओ की मात्रा होती है, न कि औ की मात्रा। ज्योत्सना में 100 जो होता है आधा तो होता ही है, 100 भी आधा होता है, और घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। तो इसका आंसर है वाल्मीकि, और वाल्मौ में बड़ी ई और कौ में छोटा ई। देन 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। अगर आप चौथे ऑप्शन घ की ओर जा रहे हैं तो वो आपका क्या है, निर्देशक चिन्ह। मैं आपको बता दूं कि निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है विवरण नीचे है। निर्देशक चिन्ह इस तरह से होते हैं, और अगर ग ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं त्रुटि। अगर कोई शब्द आपका छूट जाता है तो इस तरह से आप ऊपर लिखते हैं, ये कहलाता है त्रुटि। अगर दूसरे ऑप्शन की ओर आप जा रहे हैं तो ये है अर्धविराम। ये क्या है आपका, अर्धविराम है। अगर किसी वाक्य को बोलते वक्त मैं बहुत कम रुक रहा हूँ तो उसको बोलते हैं विराम, जिसको आप कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। अगर किसी शब्द को बोलते वक्त इससे यानी थोड़ा सा ज़्यादा रुक रहे हैं तो उसको बोलते हैं अर्धविराम। अगर कोई शब्द पूर्णतः, क्षमा कीजिए, कोई वाक्य अगर पूर्णतः आपका समाप्त हो चुका होता है तो उसको बोलते हैं अर्धविराम। तो इस चीज़ को देखिएगा, वाक्य को है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसको देखिएगा। तो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आगे आइएगा, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियार करे, बड़े अंधेरे होई। तो इसमें मैं अलंकार ढूंढता हूँ। तो अगर आप उपमा अलंकार की ओर जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान होता है। उपमेय मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, लाइक संज्ञा और सर्वनाम, और उपमान वो जिससे तुलना की जा रही है। यानी जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही होती है वहाँ जो होता है उपमा अलंकार होता है। यहाँ कहीं पर भी किसी की तुलना किसी से नहीं हो रही है तो उपमा अलंकार नहीं है। यमक अलंकार में कोई शब्द जो है एक या एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा होता है और दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ दीप, यहाँ गति और गति एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन दोनों बार जो है वो अर्थ सेम दे रहा है, इसलिए यमक भी नहीं है। वक्रोक्ति अलंकार में किसी जो है वक्रोक्ति अलंकार में कहने वाला कुछ और कह रहा है और समझने वाला कुछ और ही समझ रहा है, तो उसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो न ही उपमा अलंकार है, न ही यमक है, न ही वक्रोक्ति है, तो बचा आपका श्लेष अलंकार। और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी श्लेष का अर्थ है आपका चिपका हुआ। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई आपके पास अगर शब्द है, श्लेष का मतलब ये है कि किसी शब्द की श्लेष का मतलब मैं ये कहूँगा एक शब्द के, कोई शब्द आपका आ रहा है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं, केवल एक शब्द है और उस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। अगर आप इसमें इच्छावाचक जा रहे हैं तो इसका आंसर ये इच्छावाचक ही, संकेत आप कर नहीं रहे हैं, किसी को आज्ञा आप दे नहीं रहे हैं, और कोई ये विधान वाचक वाक्य भी नहीं, यानी कानूनी कोई ऐसा वाक्य भी नहीं है, तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो इच्छावाचक वाक्य। देन अगले क्वेश्चन की ओर आइएगा, सरकारी या गैर सरकारी विभाग में कार्यालय अपने निर्णय, आदेश, निर्देश, घोषणा आदि से संबंधित सूचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका विज्ञप्ति। अगर आप टिप्पण की ओर जा रहे हैं तो टिप्पण होता है निपटाना। जैसे मैंने कोई सूचना किसी विभाग से मांगी और कोई पत्र लिखा, तो वो विभाग जो, वो सरकारी विभाग जो होगा उससे संबंधित जो होगा सामग्रियों को जुटाएगा, उसको कहते हैं टिप्पण। और प्रारूपण होता है टिप्पण का आपका एक तरह का, टिप्पण का जो अंतिम सोपान होता है उसे प्रारूपण कहते हैं। तो इसका सही आंसर है विज्ञप्ति। 15वां क्वेश्चन है, संचार माध्यम में प्रयोग होने वाले
उल्टा पिरामिड शैली में कितने भाग होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उल्टा पिरामिड शैली में 3 भाग होते हैं। ये पिरामिड के आकार में होता है इस तरह से, और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देन अगले क्वेश्चन में आऊँगा, मेवाती बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो मेवाती बोली जो है वो आपका राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। तो मेवाती जो है वो एक तरह से आपका कह सकते हैं सुरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है। किस अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है? तो वो है सुरसेनी अपभ्रंश से। एक क्वेश्चन इसके साथ ये भी बन जाएगा। देन इसके बाद आएगा, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह क्या है पूछ रहा है आपसे। यानी इस वह क्या है आपके पास? वह समुदाय वाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है, या सार्वनामिक विशेषण है? तो ये आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, जो संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा तो है नौकर, ठीक उससे पहले जो सर्वनाम प्रयुक्त होंगे वो कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर सार्वनामिक विशेषण। 18वां क्वेश्चन, कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं? तो कोसी का घटवार कहानी के लेखक जो हैं वो शेखर जोशी हैं। देन 19वें क्वेश्चन की ओर आ जाइएगा। मंगलेश डबराल भी यही उत्तराखंड के ही हैं। शैलेश मटियानी भी, मंगलेश डबराल उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, शैलेश मटियानी आपका अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है शैलेश मटियानी को। मंगलेश डबराल को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है हम जो देखते हैं रचना के लिए। देन इसके बाद आइएगा 19वें क्वेश्चन, संत कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो संत कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है वो संत कबीर को, जी हाँ, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। इस ऑप्शन की ओर आपको जाना पड़ेगा। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा, जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आपके छायावादी कवि हैं। कुल छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी बोला जाता है। जयशंकर प्रसाद का कुछ रचनाएं हैं। अगर आप जयशंकर प्रसाद की ओर जाना चाहें, कंकाल, तितली और इरावती जो है वो जयशंकर के प्रसाद के उपन्यास हैं। इसमें से जो तीसरा मैंने आपको बोला इरावती, वो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, और जयशंकर प्रसाद का एकमात्र महाकाव्य है जिसका नाम क्या है? कामायनी है। इसकी ओर जाना पड़ेगा। देन इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कीर्ति राम की शक्ति पूजा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध संग्रह है, या काव्य है? तो आपको इसमें जाना पड़ेगा काव्य की ओर। अगर मैं आपको बताऊं कि सूर्यकांत त्रिपाठी भी छायावादी कवि हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी जो है उनके बहुत सारे उपन्यास भी हैं। फिलहाल राम की शक्ति पूजा ये इनका काव्य संग्रह है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है, तो इनकी एक रचना है जूही की कली, इनका एक काव्य संग्रह है। जैसे राम की शक्ति पूजा इनका काव्य संग्रह, वैसे जूही की कली काव्य संग्रह भी इन्हीं का है। और कुछ उपन्यास हैं इनके, अप्सरा, अलका, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़, ऐसे बहुत सारे इनके उपन्यास हैं। देन इसके बाद 21वां क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 1930 में स्वाधीन प्रजा नामक पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से किसने प्रारंभ किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1930 से 1932 तक ये स्वाधीन प्रजा पत्रिका चली थी। इसका संपादन जो है वो विक्टर मोहन जोशी ने किया था। विक्टर मोहन जोशी के बारे में ज़रूर जानना है कि 1930 में जब अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा झंडा फहराया गया तो उसका नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ही कर रहे थे। और विक्टर मोहन जोशी ने 1921 में जब कुली बेगार प्रथा चल रही थी तो जो शक्ति समाचार पत्र था जिसके संपादक आपके बद्रीदत्त पांडे थे, उस विक्टर मोहन जोशी ने 1921 में उस शक्ति समाचार पत्र का भी संपादन किया था। ये समझने की ज़रूरत है। और तिरंगा झंडा जो फहराया था वो अल्मोड़ा में फहराया था, वो मैंने आपको बता ही दिया है। देन 22 क्वेश्चन की ओर आइए। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचन पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड किसने लिखी है? तो इसका आंसर है आराधना जोहरी द्वारा। अगर आप चौथे ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, आराधना जोहरी द्वारा। देन अगर आप 27वें क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, और इसमें है G7 यानी ग्रुप 7 में निम्नलिखित देशों में से समूह में से कौन शामिल है? कह रहा है अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील। अमेरिका तो है, कनाडा भी है, लेकिन ब्राज़ील नहीं है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। चीन, जापान, अमेरिका, इसमें से चीन नहीं है, जापान और अमेरिका है। तो तीसरा ऑप्शन है
फ्रांस, इटली और जापान। तो इसका तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, इटली और जापान। तो ये इसका आंसर है। भारत, अमेरिका और चीन नहीं है, इसमें से केवल अमेरिका शामिल है। तो इसमें तो आपका जो तीनों ऑप्शन आ रहा है वो फ्रांस, इटली और जापान आ रहा है। अगर मैं बात करूं G7 ग्रुप की स्थापना की, इसकी स्थापना 1975 में हुई है। जब इसका गठन हुआ उसमें केवल 6 देश थे और 7वां देश कनाडा जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि चीन, जापान और अमेरिका, चीन, जापान और अमेरिका तो इसके साथ है ही है। इसके साथ ही इसमें चीन, जापान, अमेरिका नहीं, फ्रांस, इटली और जापान इसका आंसर है। इसके साथ ही इसमें आप कनाडा को भी ऐड कर सकते हैं, ब्रिटेन को भी ऐड कर सकते हैं, USA आपका ऐड हो जाएगा। तो 3 और एक जर्मनी, आपको जर्मनी भी याद रखना पड़ेगा। जर्मनी भी आपका क्या है, G7 में शामिल है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस चंद शासक को माना जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक MBT जो माना जाता है वह देवी चंद को माना जाता है। वो किसको माना जाता है? देवी चंद की ओर आपको जाना पड़ेगा। देवी चंद को माना जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। देन इसके बाद उत्तराखंड में शासन करने, अच्छा ये देवीचंद हो गए। देवीचंद का अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं तो ये देवीचंद जो है वो 1720 से 1725 के बीच का टाइम पीरियड है देवीचंद का, 1720 से 1725 ईस्वी तक। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक या पवार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसको बोला जाता है? तो वो आपके पास है श्याम शाह। क्या बोला मैंने? श्याम शाह। श्याम शाह को बोला जाता है गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक। और श्याम शाह का जो टाइम पीरियड है, श्याम शाह का जो टाइम पीरियड है वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो फिर मैं आपको बता दूंगा। देन इसके बाद जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक इसको कहा जाएगा, गढ़वाल का। देन अगला क्वेश्चन पे आइएगा। उत्तराखंड में शासन करने वाली शक्तियों में से किसने गिरिराज चक्र चूड़ामणि जैसे उच्च पद धारण किए थे? तो अगर आप इसमें कत्यूरी की ओर जा रहे हैं तो इसका आंसर जो है वो कत्यूरी है। उसका आंसर क्या है? कत्यूरी है, जिन्होंने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण किए थे। ऊपर मैंने आपको बताया था कि देवीचंद का जो टाइम पीरियड है वो 1720 से 1725 ईस्वी तक है। और जिसको गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है उसका नाम है आपका क्या, श्याम शाह। उसका टाइम पीरियड 1611 से 1631 का है, 1611 से 1631 का है। देन अगले क्वेश्चन में आइए। सल्तनत काल में दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग किसने स्थापित किया? तो दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग जो किया था वो बलबन ने स्थापित किया। तो इसमें आप बलबन की ओर जाएंगे। सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं। पहला गुलाम वंश आता है, दूसरा आपका खिलजी वंश आता है, तीसरा आपका तुगलक वंश, चौथा आपका सैयद वंश और पांचवा आपका लोधी वंश। मुगल वंश सल्तनत काल में नहीं आता है। देन अगला आइएगा। मलक्का जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मलक्का अलग करती है। हमेशा जल संधि जो होती है वो 2 स्थलों को अलग करती है और 2 महासागरों को या 2 सागरों को जोड़ने का काम करती है। तो मलक्का जल संधि जो है वो सुमात्रा द्वीप और मालदीव, इस मलाई प्रायद्वीप को आपका अलग करती है। सुमात्रा आपका मलक्का स्टेट। और ये मलाई जो प्रायद्वीप है वो मलेशिया में पड़ता है। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का भाग है। देन इसके बाद अगले क्वेश्चन में आएंगे। आप काला सागर से निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? अगर आप यूक्रेन की ओर जा रहे हैं तो गलत है, जॉर्जिया की ओर जा रहे हैं गलत है, रोमानिया की ओर जा रहे हैं तो गलत है। इसका सही आंसर है मालडोवा। मालडोवा जो है वो काला सागर से नहीं लगता है। यूक्रेन जो यूरोप का देश है, रूस और यूक्रेन को लेकर काफ़ी विवाद अभी चल रहा है और रूस की सीमा भी लगती है, जॉर्जिया की भी सीमा लगती है और रोमानिया की भी सीमा लगती है। तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें बुल्गारिया की सीमा भी लगती है। लगभग 5 देशों की सीमा जो होती है वो काला सागर से लगती है। एक यूक्रेन की लगती है, एक जॉर्जिया की लगती है, एक रोमानिया की लगती है और एक रूस की लगती है और एक आपका
बुल्गारिया की भी लगती है। तो किसकी नहीं लगती है? माल्डोवा की जो सीमा है वो थोड़ा सा ऊपर को हो जाती है, यूक्रेन नीचे को आ जाता है। तो इसका आंसर है आपका माल्डोवा की सीमा नहीं लगती। 3 इन देशों की लगती है, रूस और आपका बुल्गारिया की भी लगती है। देन अगला 29वां क्वेश्चन, राजबुंगा का किला किस जिले में स्थित है? तो राजबुंगा का किला जो है वो आपका चंपावत जिले में स्थित है। राजबुंगा के किले को जो बनाने का श्रेय जाता है वो सोमचंद को जाता है, जिसे चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। एटकिंसन और बीडी पांडे के अनुसार इसी को, सोमचंद को ही चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा राजबुंगा के किले के अलावा चंपावत में और भी बहुत सारे किले हैं। सिरमोही का किला है, गुल्लाचौड़ का किला है और कोटलागाड़ का किला है। बाणासुर का किला चंपावत के कहाँ है? लोहाघाट में है। तो आपको इस ऑप्शन में अगर जाना है तो चंपावत में जाएंगे, और चंपावत में अन्य किले मैंने आपको बता दिया है, कोटलागाड़ का किला, सिरमोही का किला, गुल्लाचौड़ का किला और बाणासुर का किला, ये तो लोहाघाट में है। देन अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइएगा। GRC विलियम्स द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक मेमोरीज ऑफ देहरादून किस वर्ष प्रकाशित की गई? अगर आप इस ऑप्शन में 1874 में जा रहे हैं तो इसका आंसर 1874 है, मेमोरी ऑफ देहरादून। देन 31st क्वेश्चन, भारत सरकार के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है 2016। देन 32वें क्वेश्चन पर आइएगा। भारत सरकार की मनरेगा योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो मनरेगा योजना का जो संचालन किया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा का पहले नाम नरेगा था, जिसके शुरुआत जो होती है वो 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी 2005 से होता है। 2 फरवरी 2005 से मनरेगा की शुरुआत होती है और 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा का नाम जो होता है मनरेगा रख दिया जाता है। और जो 2006 में जब इस नरेगा की जो शुरुआत हो रही थी, वो पहली शुरुआत जो हुई है आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। पहले इसमें 100 दिन के रोजगार की बात कही गई थी, लेकिन अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा इसमें 150 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। कितने दिनों का? 150 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपका रेशियो रखा गया है, अनुपात रखा गया है 75:25 का। यानी 75 जो खर्च करेगी वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार करेगी, और 25 जो करेगी वो राज्य सरकार खर्च करेगी। तो ये रेशियो भी आप याद रखिएगा। और पहला राज्य जिसने नरेगा की शुरुआत की 2 फरवरी 2006 को वो था आंध्र प्रदेश। 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत हुई और 3 साल बाद 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। देन अगले क्वेश्चन में आइएगा। 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? अगर आप इस ऑप्शन में 132 के पास जा रहे हैं, अगर आप इस ऑप्शन में 132 के पास जा रहे हैं तो 132 इसका सही आंसर है। और एक है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो है 139वीं रैंक पर है। कौन सी रैंक पे है? 139वीं पर। और एक है हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, और हंगर इंडेक्स में भारत जो है 107वें स्थान पर है। आपको ये याद करना पड़ेगा। हंगर इंडेक्स में 107 पर, और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 पर, और आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर 132। ये याद रखिएगा। देन अगला 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी रेखा निर्धारण से है? तो अगर आप इसमें वाई के अलग समिति के साथ जा रहे हैं तो इसका सही आंसर है वाई के अलग समिति। इसका सही आंसर है वाई के अलग समिति। अगर दिनेश गोस्वामी समिति की ओर जा रहे हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। दिनेश गोस्वामी समिति की आई के अलग समिति की स्थापना जो होती है वो 1979 में होती है, जो गरीबी रेखा से संबंधित है। उषा थोराड समिति, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन LM सिंधवी समिति जो है वो पंचायतों से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसके अलावा भी गरीबी रेखा से संबंधित अभी तक कुल जो है वो 6 समितियां बन चुकी हैं। अगर उनको भी आपको याद रखना है, पहली जो बनी थी वो योजना आयोग के कार्य समूह
के द्वारा समिति बनी थी योजना आयोग कार्य समूह समिति 1962 में। दूसरी समिति बनी थी VN दांडेकर और N रथ समिति, VN दांडेकर और N रथ समिति 1971 में। और एक आपकी यही हो गई आपकी अलग समिति 1979 में। एक बनी थी लकड़वाला समिति, कौन सी समिति? लकड़वाला समिति, और लकड़वाला समिति बनी थी 1993 में। एक बनी थी तेंदुलकर समिति 2009 में। एक बनी थी रंगराजन समिति 2014 में। इन क्वेश्चनों को भी आप इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में याद कर लीजिएगा। अगला आइएगा, रुद्रपुर का पुराना नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है बुकसाड़। रुद्रपुर का पुराना नाम जो है वो क्या है आपके लिए? बुकसाड़ है। देन इसके बाद उत्तराखंड में राजस्व पुलिस एवं भूमि सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है अल्मोड़ा में। देन अगला आइएगा, पृथक राज्य आंदोलन के दौरान पर्वतीय राज्य विकास परिषद, क्षमा कीजिएगा, पर्वतीय राज्य विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर जाएंगे आप 1967। अगर आप 1969 पर जा रहे हैं तो ये गलत है, इसका आंसर है 1967, जिसकी संस्थापक दया कृष्ण पांडे थे और यही इस पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर एक परिषद बनाई गई थी 1967 में, और गोविंद मेहरा जो थे इस पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष थे और इसके महासचिव नारायण दत्त सुदरियाल थे। और अगर 1969 की ओर आप जा रहे हैं तो इसमें यूपी सरकार जो होती है पर्वतीय जिलों को मिलाकर पर्वतीय विकास परिषद बनाती है। तो 1969 में जो बना वो पर्वतीय विकास परिषद बना, तो इसका आंसर है 1967। अगला क्वेश्चन पर आइएगा, उत्तराखंड के प्रचलित शब्द ढाढ़क का अर्थ है? तो इसका आंसर है आंदोलन। इसका आंसर है आपका क्या? आंदोलन। ढाढ़क का अर्थ क्या है? आंदोलन से संबंधित है। देन इसके बाद आइएगा 29वां क्वेश्चन है, 2022 में माधुरी बर्थवाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है। 2022 में जो है उत्तराखंड से 2022 में उत्तराखंड से कुल 4 लोगों को पद्म सम्मान मिला है, जिसमें से एक मिला है पद्म विभूषण और बाकी के 3 मिले हैं पद्मश्री, जिसमें एक आपका माधुरी बर्थवाल होगी, एक वंदना कटारिया हो गई और एक आपका बसंती देवी हो गई। और पद्म विभूषण में वो मिला है वो जनरल बिपिन रावत CDS जो रहे हैं उनको मिला हुआ है। देन अगले क्वेश्चन पर आएगा, गुलाबी कांडा बुग्याल किस जनपद में है? तो गुलाबी कांडा बुग्याल जो है वो उत्तरकाशी जनपद में है। गुलाबी कांडा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तरकाशी जनपद में भी और भी बहुत सारे बुग्याल हैं, जैसे दयारा बुग्याल है। दयारा बुग्याल जो है उसको विश्व प्रसिद्धि जो दिलाई थी वो चंद्रप्रभा ऐतवाल ने दिलाई थी। दयारा बुग्याल जो है उत्तरकाशी में मक्खन की होली खेली जाती है। दयारा बुग्याल में जो मक्खन की होली खेली जाती है उस मक्खन की होली को शुरू करने का श्रेय चंदन राणा को जाता है। और हर की दून भी उत्तरकाशी में ही है, वो अपने आप में बुग्याल है। और केदार कांडा बुग्याल वहीं है, देवदामनी बुग्याल वहीं है, केदार खर्क बुग्याल उत्तरकाशी में है, द्रौपदी का डांडा वहीं है, आपका मानेगा बुग्याल वहीं है। और पावली कांडा जो बुग्याल है वो टिहरी और उत्तरकाशी की सीमा पर है। पावली कांडा बुग्याल कहाँ है? टिहरी और उत्तरकाशी की। फिलहाल यहाँ पर है गुलाबी कांडा बुग्याल, तो इसमें आप जाएंगे उत्तरकाशी की ओर। देन अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला क्वेश्चन है आपके पास आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम के तहत वाइसरॉय के आपातकाल में बिना काउंसलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये की गई भारत परिषद अधिनियम आपका 1961। भारत परिषद अधिनियम 1961, इसका आंसर क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1961 इसका सही आंसर है। आज वर्तमान में भी राष्ट्रपति के पास किसी को अगर कानून का रूप देना है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश जो किया जाता है वो अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा आज वर्तमान में जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के तहत, ये आप याद रखेंगे। और फिर वो अध्यादेश कानून का रूप कैसे लेगा वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है, उसको आप समझिए। भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत अगर मैं बताऊंगा तो एक भारत परिषद का गठन किया गया और भारत परिषद के साथ साथ भारत सचिव का पद सृजित किया गया।
1958 के तहत 1961 में मैंने बता दिया अध्यादेश जारी करने की शक्ति जारी की गई। और 1858 में जो है आपका भारत सचिव का पद सृजित किया गया, यानी भारत परिषद का गठन किया गया। 1861 में जो है आपका भारत आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई। और 1895 नहीं होना चाहिए या 92 में होना चाहिए, जिसमें निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ और भारतीयों को पहली बार 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, ये 95 छपा हुआ है, आपका बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। हालांकि क्रॉस क्वेश्चन करने यानी पूरा क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन बजट पर बहस करने की अनुमति यहाँ से मिल गई थी। देन भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। 1909 की सबसे खास बात यह है कि मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई। और पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली जो है या जो लागू किया गया वो अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर जारी किया गया, या अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर ही भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा बजट पर पूरक क्वेश्चन करने का अधिकार दे दिया गया। इतना समझना। 95 में खाली आपका सवाल करने का अधिकार दिया गया था, बहस करने का अधिकार दिया गया 1995 में, 1895 में। 1909 में जो है वो पूरक सवाल करने के बाद बहस अनुमति मिली। ये 42 क्वेश्चन है। किसने भारतीय संविधान की सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है भारतीय संविधान को? इसका सही आंसर है आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने। देन अगले क्वेश्चन पर आइएगा। पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 243D। इसका आंसर है अनुच्छेद 243D। अब दूसरा सवाल है कि अनुच्छेद 243A में है क्या? अनुच्छेद 243A में है, ऐसा कहा गया है कि ग्राम सभाएं ऐसी शक्तियां और ऐसे कार्य करेगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 243F में आपसे ये कहा गया है कि जो 243F जो है, F से फेल याद रखना, तो 243F है जो पंचायत के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित बात है, उसको क्या कहा 243F में कहा गया है। और 243K में जो कहा गया है, इसमें 243K में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों से संबंधित वोटर आइडिया वगैरह बनाएगा। इसकी बात यानी राज्य निर्वाचन आयोग की बात इसमें कही गई है 243 आपका के में। 243F हो गया, 243A हो गया। एक और चीज़ याद रखना, 243I मतलब इनकम यानी राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया 243I में। और खाली अगर वित्त आयोग पूछेगा तो वो होगा 280। इतना याद रखेंगे। 243I भी आप याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग, और 280 जो है वह वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। देन अगले क्वेश्चन पर आइएगा। वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है 2003 में। इसका सही आंसर है 2003 में। देन अगले क्वेश्चन पर आइएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसको दिया गया है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। OBC के लिए आपका एक आयोग बनेगा, इसका गठन किया गया है। मूल संविधान में जो था वो केवल अनुसूचित जाति के लिए आपका क्या था, अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान था। आगे चलकर 84वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए भी अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात कही गई। इसमें अगर आप 103 की ओर जा रहे हैं तो 103 जो है वो EWS की बात कर रहा है। EWS 10% आरक्षण की बात कर रहा है। और 113वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2019 में हुआ था। 113वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था जो EWS से संबंधित है। और 104वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। 104वां जो संविधान संशोधन था वो 2020 में हुआ था। इसके तहत लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन है और राज्यसभा में जो 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है उसको छीन लिया गया है।
ये आपका 104 की ओर जाएंगे। देन इसके बाद आएंगे चंद वंश पर 46 क्वेश्चन। चंद वंश पर रोहिला आक्रमण के समय किस पवार शासक ने चंद राजा की मदद की थी? तो इसका सही आंसर है प्रदीप शाह ने। इसका सही आंसर आपका है प्रदीप शाह ने। चंद वंश पर रोहिला आक्रमण के समय किस पवार शासक ने चंद राजा की मदद की थी? प्रदीप शाह ने। किसने की थी? प्रदीप शाह ने की थी। इसको याद रखिएगा। और जो रोहिला सरदार इस समय कुमाऊं पर आक्रमण कर रहा है वो था आपका अली मोहम्मद खां। कौन थे? अली मोहम्मद खां। और वो जिस चंद शासक पर आक्रमण कर रहे हैं वो है आपके कल्याण चंद चतुर्थ या कल्याण चंद पंचम। कल्याण चंद चतुर्थ या कल्याण चंद पंचम पर आक्रमण करते हैं। और कल्याण चंद चतुर्थ और पंचम पर आपका रोहिला ने जो अली मोहम्मद खां आक्रमण करता है वो इसलिए करता है कि कल्याण चंद चतुर्थ या पंचम ने जो रोहिला सरदार उससे पहले था उस दाऊद खां की हत्या करा दी थी, इसलिए उसको यहाँ पर आक्रमण करता है। तो पूरी कहानी यहाँ बता नहीं सकते। देन अगला क्वेश्चन पर आ जाइएगा। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल ने पहला पंचशाला भू बंदोबस्त लागू करवाया? तो इसका सही आंसर है 1823। इसी को 80 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। 80 साला भू बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो विक्रम संवत चल रहा होगा वो 1880 चल रहा होगा। अगर आप 1823 में 57 ऐड करेंगे तो इस समय विक्रम संवत निकलता है, क्योंकि 57 ईसा मसीह के जन्म से 57 ईसा पूर्व पहले राजा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे थे, इसलिए विक्रम संवत में हम हमेशा +57 ऐड करते हैं और शक संवत में हमेशा 78 घटाते हैं। शक संवत जो है वो जो भारत का जो हिंदू धर्म का राष्ट्रीय पंचांग है और भारतीय संविधान में भी उसको भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया है। देन 47वां क्वेश्चन, चलिए 1823 और ये 5वां भू बंदोबस्त था विलियम ट्रेल का। 6 तक के भू बंदोबस्त जो हुए थे वो 7 तक के जो भू बंदोबस्त हुए थे वो विलियम ट्रेल के समय हुए थे, दूसरे से 7वें तक के। देन अगले क्वेश्चन पर आइएगा। भारत सरकार द्वारा 2014 में घोषित प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? शास्त्रीय भाषा जो थी वो तमिल थी। अगर आप इसमें तमिल की ओर जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या है? आपका तमिल है। इसका आंसर क्या है? तमिल। देन इसके बाद आइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका अगर आप आंसर जा रहे हैं तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1950। RBI जो बैंकों का बैंक होता है। देन इसके बाद अगले क्वेश्चन में आएगा, भारत के किस अंतिम क्वेश्चन है ये आज का, भारत में किस हिमालयी क्षेत्र का विस्तार यानी चौड़ाई सर्वाधिक है? तो भारत में जो सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो आपका मध्य हिमालय की है। कौन से हिमालय की है? मध्य हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई है। मध्य हिमालय की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो ये जो है 70 से 100 किलोमीटर तक है। 70 से 100 किलोमीटर तक है। 70 से 100 किलोमीटर तक है आपका मध्य हिमालय की। अगर आप शिवालिक हिमालय की ओर जाएंगे तो 10 से आपका 20 किलोमीटर है। 10 to 20 किलोमीटर है। अगर आप मध्य हिमालय की ओर जाएंगे, मध्य हिमालय की है आपका, मध्य हिमालय तो मैं बता चुका हूँ। अगर आप ट्रांस हिमालय में जाएंगे तो 20 से आपका कितना है? 30 किलोमीटर के बीच में है। अगर आप बृहद हिमालय में जाएंगे तो वो 15 से आपका कितना है? 30 किलोमीटर में है। 30 किलोमीटर में है। तो आप जो है ये 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे और अगले जो 50 क्वेश्चनों का विश्लेषण है वो अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि बहुत तेज़ बोलना हो रहा है, कुछ चीज़ें अगर गलत हुई होंगी तो उसको मैं कमेंट सेशन में आपको दे दूंगा। वैसे उम्मीद है कि गलत तो नहीं हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।